बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको अपने शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। पूरे मुल्क की सूरत हाल के बारे में हमने आपको बताना है, लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बारे में बता दें, आपने भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। बेइंतहा बारिश हुई है कल और बहुत से इलाके ऐसे हैं जो कि ज़ेर आब आ चुके हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। मेरा नाम आयशा यूसुफ। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम। बिल्कुल आयशा ने सही बात की है कि इस्लामाबाद पिंडी में जिस तरह से कल बारिश हुई है ना, कहा जा रहा था कि शायद क्लाउड बर्स्ट हुआ है। मुझे स्कूल की एक लाइन याद आ गई, वो कहते थे कि इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बिल्कुल उस तरह की बारिश जो है ना वो रिकॉर्ड की और कुछ थोड़े टाइम पीरियड के लिए हुए, लेकिन इस्लामाबाद को उसने पानी पानी कर दिया है। यहाँ पर बैठ के हम दूसरे शहरों के बारे में तो बात कर ही रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कल इस्लामाबाद में जिस तरह से गाड़ियाँ बाइक्स तैरते हुए हमें नजर आए और लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आए, तो वो वही सूरत हाल थी जो हम मुल्क के दीगर शहरों में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सैलाब ने किस तरह से तबाही मचाई। ये अभी घंटे या 1.5 घंटे की बारिश थी जिसने इस्लामाबाद को डुबो दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, और अभी एक सिलसिला थमा नहीं है तो दूसरा खतरा जो है ना वो हमारे सर पर तैयार खड़ा हुआ है, क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी जानिब से ये खबरदार किया गया सैलाब से मुतासरा पंजाब सूबे में मलेरिया, डेंगू, इसहाल और जल्दी अमराज तेजी से फैल रहे हैं। हुकाम की जानिब से बताया गया कि 9 लाख से ज़ायद अफराद जो है उनको रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया गया, लेकिन WHO पीने के लिए गैर महफूज पानी और मच्छरों से वबाई अमराज का खतरा बता रहा है। और ये बता रहा है कि अगरचे अभी तक कोई बड़ी वबा नहीं फूटी है, अल्लाह करे ना फूटे, हमारी तो दुआ ये होगी, लेकिन मलेरिया, डेंगू, इसहाल और जल्दी अमराज में इजाफा देखा इस पर वैसे हम कल भी हमने बात की थी, क्योंकि इस पर बात की जानी ज़रूरी है, लोगों को अवेयर किया जा सके कि आपने बचना किस तरह से है। पहले से आप सूरत हाल अगर भांप रहे हैं, आपको पता है कि मच्छर हैं, तो किस तरह से आप बच सकते हैं। सूरत हाल अब तशवीशनाक हो चुकी है, चूँकि हुकूमत पंजाब अब इस बारे में ये कह रही है कि अब तक 1 लाख से ज़ायद मरीजों का इलाज जो है वो किया जा चुका है और सैकड़ों रिलीफ कैंप्स में तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये इकदाम किसी बड़े वबाई बहरान को रोकने के लिए काफ़ी हैं, और क्या मुतासरीन को सेहत के मज़ीद जो ख़तरात लाहक हैं उनसे निमटने के लिए तैयारी पूरी की जा रही है। बहुत अहम सवाल है, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त ना एक पैनिक हमें नज़र आ रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो, इंतज़ामिया के लेवल पर, और ये उनकी कोई मैं खामी नहीं कहूँगी, बल्कि ये कहा जा सकता है कि वबा इतनी बड़ी है या फिर ये जो आफत है ये इतनी बड़ी है कि आप समझ नहीं आ रहा कि इसको कंट्रोल किस तरह से करना है। लेकिन फिर भी अपने तौर पर इंडिविजुअली हमारी खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने अपने आप को महफूज रखना है। बहरहाल सिंध की तरफ आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि आज रात वहाँ पर शदीद सैलाब का खतरा है। कल चेयरमैन NDMA की जानिब से भी कहा गया था कि सुपर फ्लड जो है यहाँ पर आ सकता है। 16 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो मुतासर हो सकते हैं अगर खुदा न खास्ता ये सैलाब आ जाता है, और ये सैलाबी रेले जो हैं वो कई रोज़ तक सिंध में तबाही मचा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से कहा गया कि 6 सितंबर को किसी भी वक्त गुड्डू बैराज से इंतहाई ऊंचे दर्जे का रेला गुजरेगा। हुकूमत ने गुड्डू और सखर बैराज का जायजा भी लिया और राइट बैंक पर 5 या 6 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर ब्रीच का खदशा जाहिर किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा है कि हमने 9 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी की तैयारी कर रखी है। पाकिस्तान आर्मी हो जाए, पाकिस्तान नेवी हो जाए, उनसे भी मदद मांगी गई है और नेवी की कश्तियाँ भी वहाँ पर मौजूद हैं, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए बर वक्त जो इकदाम हैं वो अपनी तरफ से अपने ताईं तो गवर्नमेंट ने किए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि ये 9 लाख क्यूसेक से ज़ायद का रेला हो सकता है, क्योंकि चेयरमैन NDMA बता चुके हैं कि 11 लाख या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेट्स सी उस वक्त क्या किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 सिंध के COO डॉक्टर आबिद साहब, उनसे जानते हैं कि क्या की गई हैं या फिर कितना खतरा है वहाँ पर आबादी को। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप बताइएगा कि क्या तैयारी की जा रही है, क्योंकि आज ये बड़ा रेला जो है सैलाबी रेला ये गुजरने वाला है सिंध से, तो क्या सिचुएशन हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक तैयारी की बात हम करें तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस वक्त काफ़ी हर जगह से सारे डिपार्टमेंट सारे मुतहरिक हैं। हमारा रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट जिसकी 2 स्पेसिफिकली विंग्स हैं, जिसमें प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और उसके साथ रेस्क्यू 1122, और इस वक्त आपको फील्ड्स पे नज़र आ रही हैं सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, लाइव स्टॉक हो, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध के आप देख रहे हैं इस वक्त सब फील्ड पे हैं और इसमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। रेस्क्यू 1122 की तरफ से ऑलरेडी हमने अपनी टीम्स जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो है वो डिस्पोजल पे दे दी थी, और जैसे ही
अलर्ट जारी हुआ था, और उसके बाद क्योंकि पीडीएम मैंने वल्नरेबल पॉइंट्स आइडेंटिफाइड किए हुए हैं, इसकी मैपिंग हुई है, और इसी तरह से जो है वो उन्हीं जगहों पे जो है प्रॉपर बोट्स वो और जगह डॉक्टर साहब आप बता सकें जो जगह आइडेंटिफाई की गई हैं कि कहाँ पर ज़्यादा तबाही का खदशा है, और जो सक्खर और गुड्डू बैराज है उस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें वहाँ पर क्या तैयारी पहले से की गई? देखें, जैसे मैंने आपको बताया, मोस्टली जो है वो कच्चे का एरिया है जो इससे जिसमें इफेक्ट हो सकता है, और इसमें 16 लाख के करीब कमो पेश जो है लोग इसमें इसका इम्पैक्ट आ सकता है। और जो 6 तारीख है, 5 या 6 तारीख को जाकर ये एक बड़ा रेला है जो यहाँ गुड्डू से गुजरेगा, और इसमें जो वल्नरेबल पॉइंट्स थे जैसे मैंने आपको बताया, इसमें डिफरेंट एरियाज हैं कच्चे के, और जहाँ पर हिस्टोरिकल जो है हमने देखा है जैसे ही पानी वहाँ पर 5, 5.5, 6 लाख या 7 लाख के करीब क्यूसिक वाटर आता है, तब जाकर वो वहाँ से लोग अपनी नकल मकानी शुरू करते हैं। जो भी वल्नरेबल पॉइंट्स इस वक्त आइडेंटिफाइड है, क्योंकि काफ़ी नंबर है उसका, और उसमें उनको पहले से इस वक्त जो है वो इंफॉर्मेशन दे दी गई है, और बहुत सारे एरिया शुरू हो गई। कितने लोगों को वहाँ से नकल मकानी करनी पड़ेगी? और अगेन हमें फिर हर तरह के लोग नजर आते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने घर बार को नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो रेजिस्ट करते हैं, उसके लिए क्या तैयारी की गई है? देखें, जैसे बताया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि 16 लाख के करीब हैं जो एक्चुअली इम्पैक्ट आएगा, जिनकी जो वहाँ पर घर है या जो टोटल पॉपुलेशन है। नकल मकानी के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं उनको अलर्ट कर दिया गया था, और वहाँ पर बोट्स हमने आइडेंटिफाई वहाँ पर जो है वो प्लेसमेंट्स कर दिए हैं, टीम्स उनके साथ राब्ते में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ राब्ते में। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी इवैक्यूएशन की जा रही है। वहाँ पर रिलीफ कैंप्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से वहाँ पर स्टैब्लिश हो चुके हैं, मेडिकल कैंप्स वहाँ पर स्टैब्लिश हो चुके हैं, और वो सारे लोग जो इस वक्त इस खुदा न खास्ता इस जो सिचुएशन बनती है वहाँ पर उससे इम्पैक्ट हो सकते हैं। जी, कौन कौन से इदारे एक तो आपके साथ मिलकर काम करें, और दूसरा ख़वातीन की हम बात कर रहे होते हैं कि उनके लिए जो इक़दाम होने चाहिए, जिन जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत होती है, क्या वो उनको प्रोवाइड किया जा रहा है? देखें, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इन सारे कैंप्स लगाए गए हैं, रिलीफ कैंप्स के साथ, और इसमें खास तौर पे ख़वातीन हो गई, बच्चे हो गए, इनके लिए अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। और जहाँ तक आप डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर लीड करे इन एरियाज में, और उनके साथ रेस्क्यू 1122, पीडीएम, इरिगेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट वहाँ पर उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इन द एंड ये बता दीजिएगा कि आपके एक्सपीरियंस में जितना वक्त आपको हो चुका है रेस्क्यू के इदारे के साथ जुड़े हुए या फिर पब्लिक सर्विस के अंदर, ये इंतजामात काफ़ी हैं इस सैलाब से निपटने के लिए, खुदा न खास्ता अगर ये पूरी अपने जोर के साथ आ जाता है तो? जी बिल्कुल, इस वक्त मैंने आपको बताया कि हम पूरे जोर के साथ पूरे अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स और लोगों को हम इस सूरत हाल के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब के अंडर भी एक कंट्रोल रूम बन चुका है, आपने देखा होगा, वो लम्हा ब लम्हा वहाँ से सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। सारे डिपार्टमेंट्स वहाँ भी मुतहरिक हैं इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए। जो पॉपुलेशन ऐसी है जो इसको इम्पैक्ट आ सकता है, उस पॉपुलेशन के साथ जो है वो सारे इदारे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको टाइमली वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए अगर वहाँ पर इम्पैक्ट आएगा, या फिर उनको महफूज मकाम पर वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। अल्लाह ताला आपके साथ। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन हमारे साथ मौजूद थे, और कच्चे का इलाका जो है ना मुतासर होने का ज़्यादा खर्चा है, तो आई होप पूरी उम्मीद और दुआ के साथ कि वहाँ पर तैयारियाँ बड़ी पक्की की जाएँ। हमारे साथ डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन साहब मौजूद थे, रेस्क्यू 1122 के COO सिंध के लिए। वो बताए थे कि क्या तैयारियाँ वहाँ पर की गई हैं। अब इस्लामाबाद की सिचुएशन, इस्लामाबाद की सिचुएशन ये है कि गुज़श्ता रोज़ जो तूफ़ानी बारिश हुई है जिसके बाद सड़कें, अंडरपासेस ज़ेर आब आए हैं, मोटरसाइकिलें बंद हो गई लोगों को, और लोग जो हैं वो धक्के लगाते रहे अपनी गाड़ियों को, अपनी बाइक्स को। G11 का जो एरिया ना, वहाँ पर पार्किंग में खड़ी गाड़ियाँ डूब गईं, जिसके मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई मकामात ऐसे थे जहाँ पर दरख्त भी गिरने की इत्तलात मौसूल हुई, और सैदपुर विलेज जो कि पहले भी ज़ेर आब आ चुका है, उसका बरसाती नाला जो है उसमें पहले भी तुग़यानी आ चुकी, उसमें फिर से कल तुग़यानी आई। और फिर इसके अलावा मारगला रोड है जो डूब गया, भाराकऊ बाईपास, वो उसकी भी फुटेजेस हमने देखी सोशल मीडिया पर भी, उस पर कई फीट पानी जो है वो खड़ा रहा है। G11 में मेट्रो स्टेशन की छत से भी पानी टपका है। और इसके अलावा इंतजामिया इस्लामाबाद मारगला की तमाम
ट्रेल्स ताहुक्म सानी उनकी जानिब से बंद कर दी गई हैं कि ट्रेल्स पे अब कोई नहीं जाएगा। डेफिनेटली अक्लमंदी यही है कि ट्रेल्स पर या ऐसी जगह जहाँ पर खतरा हो सकता है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस वक्त की सिचुएशन जान लेते हैं और ओवरऑल जब से बारिश हुई है तब से लेकर अब तक कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जो ज़्यादा मुतासिर हुए उनसे जानते हैं। सबा, ओवर टू यू, बताइएगा आप इस वक्त कौन से मकाम पर मौजूद हैं, क्या देख रही हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं, ये जो ज़ेरे आप इलाके हैं या अफेक्टेड इलाके हैं वहाँ पर क्या रिलीफ का काम हो रहा है? जी, इस वक्त तो मैं G8 में ही मौजूद हूँ और G8 मरकज़ में जिस तरह कल जो बारिश हुई है और उस बारिश के बाद इस्लामाबाद के कई सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर गाड़ियाँ डूब गई थीं और पुलों के आसपास इतना ज़्यादा पानी था कि गाड़ियाँ गुजर नहीं पा रही थी। और इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ यहाँ पर भी इतना ज़्यादा पानी था कि यहाँ पर गाड़ियाँ डूब चुकी थी। और G8 में ही यहाँ पर शोरूम्स भी हैं और उन शोरूम की जो गाड़ियाँ हैं वो भी बाहर खड़ी होती हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। G8 से हटकर अगर हम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स का जिक्र करें, जो सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो HA2 में रिकॉर्ड की गई और HA2 में 99 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान हुआ। उसके साथ साथ E11 का जिक्र करें तो E11 में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और गोलड़ा के मकाम पर भी बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। उसके साथ सैदपुर में 50 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद के कई ऐसे सेक्टर्स थे, पोश एरियाज़ थे, जहाँ पर इतना ज़्यादा पानी आया है कि गाड़ियां जो हैं वो पानी में डूब गई हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रेल्स के हवाले से भी मैं आपको बताती चलूं कि हालिया बारिशों के पेश नज़र ज़िले इंतज़ामिया ने ट्रेल्स को 6 दिन तक बंद कर दिया है ताकि लोग जो हैं वो ट्रेल्स की तरफ ना जाएं, क्योंकि बारिशें जब बहुत ज़्यादा होती है तो ट्रेल से ही बहुत ज़्यादा पानी आता है। और इस वक्त भी अगर जिक्र करें इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स का, तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बड़े बड़े जो नाले हैं वो गुजरते हैं, जिसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो नालों का पानी जो है वो रोड्स पर आ जाता है। और जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी दोनों अतराफ नाले थे और यहाँ पर गाड़ियाँ फंसी रही। लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, काफ़ी गाड़ियाँ बंद हो गई, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा जैम हो गई। और कल रात जो बारिश हुई है 2 से 2.5 घंटे का जो बारिश का स्पेल था, उसने इस्लामाबाद के शहरियों और इस्लामाबाद के जो सेक्टर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गाड़ियाँ बंद हो चुकी थी। उसमें ऐसा लग रहा था कि ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, सब ही परेशान नज़र आ रहे थे। पौश इलाके हों या फिर वो इलाके जो तबके के इलाके कहलाते हैं, हर जगह पर पानी जो है ना हमें खड़ा हुआ नज़र आ रहा था। कौन सा इस्लामाबाद का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है या अभी भी वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, उसके बारे में बताइएगा। इस वक्त मैं अगर आपको बताऊं तो इस्लामाबाद में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा जो इलाका मुतासिर होता है वो E11 और गोलड़ा का होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं और वहाँ पर जो नाले हैं उनको बंद किया गया था और नालों के ऊपर ही लोगों ने मकानात बनाए और नालों को बंद करके ही वहाँ पर प्लॉटिंग की गई और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई। तो ज़ाहिर है जब पानी आता है तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो E11 और गोलड़ा वाली साइड पर बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी और बहुत महंगे जो हैं सेक्टर्स जो हैं वो भी उसी तरफ बनाए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो ये भी बता दें खुदा ना खास्ता उसके साथ लोगों का जख्मी होने की या जानी नुकसान की तो कोई इत्तला नहीं है। माली नुकसान तो हम देख भी रहे हैं कि हुआ है, गाड़ियां पानी में बह रही हैं। आइंदा की प्रेडिक्शन भी थोड़ी सी बता दें, इस्लामाबाद में मजीद बारिशों का भी इम्कान है? जी, कल की बारिश के बाद लोगों के माली नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन कोई भी जानी नुकसान या ज़ख्मी होने के अब तक कोई भी इतलात सामने नहीं आए। लेकिन अगर जिक्र करें बारिश का तो महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिश बरसाने वाला जो सिस्टम है वो इस्लामाबाद के आसपास अतराफ में मौजूद है, जिसके बाद मज़ीद बारिशों की पेशगोई की गई है और आज भी मौसम अबर आलूद है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि मज़ीद बारिशें होंगी और इस वक्त भी ऐसा लग रहा है कि बारिश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद में जमा होना शुरू हो गए और शाम तक मज़ीद बारिशों का इम्कान जो है वो महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है। सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं, इस्लामाबाद के अतराफ और पंजाब के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। कोई सूबा ऐसा नहीं है जो इस वक्त ना मुतासिर ना हो इन बारिशों की वजह से। सबा बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो सबा भी कर रही है, नुमाइंदगान भी कर रहे हैं। ओवरऑल अगर हम देखें एक्सपर्ट्स और जो ऑब्जर्वर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि ठीक है बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन हमारी अपनी गलतियाँ, ये बारिशें अपने साथ तबाही लेकर
क्लियर नहीं है। हमने इंतजाम कर रखा था, हमने नाले बंद करके जगह जगह जो है ना इलीगल कंस्ट्रक्शन करके हम पहले ही इंतजाम करके रख चुके थे कि जब बारिश आएगी या कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी तो हम तबाही के लिए तैयार। एग्जैक्टली जिस तरह सबा भी बता रही थी कि तजावुजात जो है ना उनकी भरमार है, जो 1-2 सेक्टर्स उन्होंने बताया, खासतौर पर E11, ये E11 का सेक्टर ज्यादा क्यों डूबता है, यहाँ पर क्यों बारिश का पानी जमा होता है? इसी वजह से कि नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई हुई हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स बने हुए हैं, इसके अलावा कमर्शियल प्लाजे भी बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। तो ये हुकूमत वक्त को और आने वाली हुकूमतों को भी सोचना होगा कि अगर आपने अपने लोगों को बचाना है तो कम से कम ये जो एरियाज़ हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुई हुई इलीगल, उनको रोकना होगा, कम से कम जो नए बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं जी। मानसून की रिकॉर्ड बारिशों की वजह से जो तबाही हुई है और फिर जो लोग अपने घरों से बेघर हुए हैं उनको रेस्क्यू करके रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया है। एक रिलीफ कैंप में शादरा के मकाम पर उमैर राना हमारे नुमाइंदे मौजूद है। वहाँ पर उन लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वहाँ पर इंतजामात कैसे, ये उमैर राना की ज़बानी जान लेते हैं। उमैर बताइए। हाँ देखिए, लाहौर में दरिया रावी का सैलाबी पानी जो है वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है वो है सैलाब मुतासरीन को उनके घरों में वापस भेजना, जिसके लिए इक़दामात जो हैं हो तो रहे हैं लेकिन नाकाफ़ी हैं। इस टाइम मैं एक ऐसे ही रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ जहाँ पर तकरीबन 60 से 65 ख़ानदान मौजूद हैं जो गुज़िश्ता 6 रोज़ से जो हैं वो यहीं मौजूद हैं। बच्चे हैं, बड़े हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, तमाम लोग अपने घर से बेघर हुए हैं और उनका यही कहना है कि जब तक रिलीफ का काम तेज़ी से शुरू नहीं किया जाएगा इनके मामलात ठीक नहीं हो सकते, ये अपने घरों को वापस नहीं जा सकते। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, गोद में माओं के साथ हैं, जो दिन रात यहीं पर रहते हैं। इनके मसाइल इन्हीं की ज़बानी में कुछ जानने की कोशिश करूँगा। बाजी ये बताइएगा, कितने दिन से आप यहाँ पर मौजूद हैं और कितने बच्चों के साथ यहाँ पर हैं? हमें आज 6 दिन हो चुके हैं यहाँ आते हैं। मेरे पास 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, 2 छोटे हैं, 2 थोड़े से बड़े हैं, एक 8 साल का, एक 5 साल की बच्ची है। तो अभी आपके घर का क्या सूरत हाल है? हमारे घर की सूरत हाल ये है कि बिस्तर जो पानी से सारे ख़राब हो चुके हैं, वो धुलने से भी साफ़ नहीं होने, मिट्टी इतनी उसमें भर गई है। घर तो सारा भी ख़राब है, गार बहुत जमा हुई हुई है। कुछ बच्चे हैं, बड़े हैं, ख़वातीन हैं, कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, इनसे मैं बात करूँगा। अम्मा जी, मुश्किल हालात हैं, ज़ाहिर है फ्लड आ गया, फ्लड के बाद जो है घरों की क्या सूरत हाल है? बहुत बुरी है। हमारे घर में जो फर्नीचर था, सारी चीज़ें थी, सारी टूट पड़ी है। अंदर हम कल गए 1 बजे, 1 से लेके 5 बजे तक हमने पानी निकाला है। एक कमरे से निकाला है, बाहर से निकाला है, पीछे से पानी आ रहा, मुक नहीं रहा पानी। तो दलदल गली में इतनी ज़्यादा है, किधर जाएं हम? आप बताएं जी, आपके क्या मसाइल है? हमारा घर जो है, घर सारा ख़राब हो गया। बेटी की शादी थी, उसका जायज़ वैज सब कुछ जो है पानी ले गया। और एक कमरा है, कमरे के दोनों दीवारें जो है टेढ़े हो गए, छत नीचे है। और आज ये लोग हमें स्कूल से निकाल रहे हैं, हम कौन सी जगह पे चले जाए? खाना वाना सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हुकूमत को इतना कह रहे हैं कि हमारा इमदाद कर ले, हमारी मदद कर ले, हमारा नुकसान पूरा कर ले। बिल्कुल जी, नुकसान का ज़ाला किया जाना चाहिए। मुश्किल हालात हैं और इन सब का यही कहना है कि घर है इनके पास, लेकिन घर अभी रहने के काबिल नहीं है। रहने के काबिल घर उसी सूरत में होंगे जब इमदादी कार्रवाइयाँ, रिलीफ जो है, रिलीफ की जो कार्रवाइयाँ हैं वो ज़्यादा तेज़ी से होंगी। सैलाब का पानी तो उतर चुका है, लेकिन उन सैलाब के पानी के बाद दलदल और गारा इनके घरों में मौजूद है, जिसकी वजह से ये 6 रोज़ से इन्हीं रिलीफ कैंप्स में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिस रिलीफ कैंप में यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ तो बिजली है और लेकिन इनके घरों में बिजली नहीं है। तो मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं दिन गुजरने के साथ साथ, जिसके अजाले के लिए हुकूमत के साथ साथ जो मुखय्यर हज़रात हैं उनको भी आगे बढ़ना होगा ताकि सैलाब मुतासरीन की मदद हो सके और इनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी बिल्कुल ऐसे ही। और अच्छी बात जो मुझे नज़र आ रही है कि वो खुद कह रहे हैं कि हमें खाना वगैरह सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि उनकी इमदाद करे, उनके घरों को जो है ना दोबारा से रहने के काबिल बनाया जाए। और मैं ये नहीं कहूँगी कि हम उनके दर्द को समझ सकते हैं, क्योंकि उनका दर्द जो है ना वो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपना घर बार खोया हो। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं और साथ उनकी आवाज़ बन सकते हैं और उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह करे उनकी मुश्किलें आसान हो। मुल्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी दरियाए चनाब के मकीन जो है सैलाब की वजह से बेघर हुए हैं। दरियाए चनाब के इर्द गिर्द रहने वाले जो हैं खैमों में उन्होंने पनाह ली हुई है। इस वक्त वहाँ पर क्या सिचुएशन, हमारे नुमाइंदे सरदार अली वहाँ पर है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं, क्या अपडेट करेंगे और हम चाहेंगे कि लोगों से भी वो बात करें। सरदार अली, ओवर टू यू।
और बिल्कुल मुल्तान में दरियाए चनाब के मकाम पर बेरहम मौजें जो हैं वो इस वक्त सैलाब मुतासरीन का कड़ा इम्तिहान ले रही हैं। बेट के जो मकीन हैं वो शदीद परेशानी से दो चार हैं। माल मवेशी के साथ साथ उनके मकानात जो हैं वो मुनहदिम हो चुके हैं। इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो 25 कैंप लगाए गए हैं और यहाँ पर सैलाब मुतासरीन भी मौजूद हैं। मैं इस वक्त बस्ती लंगड़ियाल में मौजूद हूँ जहाँ पर रिलीफ कैंप जो है वो कायम किया गया है। ज़रा हम उसकी आपकी सूरत हाल भी दिखाएँगे कि यहाँ पर फैमिलीज़ जो हैं वो किस तरह रह रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा टेंट बनाया गया है और यहाँ पर एक फैमिली जो है वो इस वक्त मुकीम है। हम उनसे थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर, कितने दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं? एक तो ये बताइएगा, सहूलियात कैसी? हम देख रहे हैं गर्मी बहुत है, बिजली का इंतज़ाम नहीं है, क्या कहेंगे? सर, ये 3 दिन से हमने बनाया ये कैंप और खाना वगैरह तो सही टाइम पे दे रही हैं। बस थोड़ा सा यही इशू है हमारा, जो पंखे का गर्मी है, ऊपर से धूप है, कोई दरख्त वगैरह भी नहीं है, सब कुछ क्लियर मैदान है, उसमें कैंप लगे पड़े हैं और इधर पंखे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी में बेचारे हीट में बैठे हैं, उनके लिए बहुत मसला है हमारे लिए। जी बिल्कुल, आप उनकी बात सुन रहे हैं कि यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, हब्स काफ़ी ज़्यादा। आप मेरी भी कंडीशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बैठना कितना मुश्किल है। कोशिशें की जा रही हैं, कैंप्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा फिगर है, 3.5 लाख से ज़ायद की आबादी जो है वो इस सैलाबी पानी से जो है मुतासिर हो रही है। यही वजह है कि अभी भी इंतजामात की मज़ीद ज़रूरत है। उनको आसरा है तो इंतजामिया से कि वो फिलफोर उनके लिए हंगामी बुनियादों पर ठीक है सरदार अली, वहाँ पर लोगों की हालत ज़ार आप बता रहे हैं कि किस तरह से लोग परेशानी के आलम में, और दूसरा वहाँ पर हब्स है, गर्मी है, लोगों का उससे भी बुरा हाल हो रहा है। वो अपने घरों में, ज़ाहिर घर उनके महफूज नहीं रहे तो वो वहाँ पर महफूज नहीं रहे, अब यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर सहूलियात है इस तरह की। सरदार अली, बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट किया। अब लाहौर के कुछ इलाकों में भी आपको पता है कि सैलाब आया और जिस तरह से उसने तबाही मचाई, शादरा और चूंग में दरिया रावी किनारे बसने वालों के पूरे इलाके ज़ेर-ए-आब आए। हमने उसके नुमाइंदे हुनैन अमीन हमें वहीं से ज्वाइन कर रहे हैं मुतासरा बस्ती से, उनसे ज़रा जान लेते हैं वहाँ पर सूरत हाल क्या है। जी हुनैन, बताइए। जी, हम यहाँ मौजूद हैं लाहौर के नवाही इलाके चुंग में, जिसके अतराफ़ में यहाँ रावी का सैलाब आया था। दरिया रावी का पानी जब चढ़ा था तो ये रिहायशी बस्तियों में भी आ गया था और जिस जगह हम अभी खड़े हुए हैं यहाँ पे भी पानी आ गया था। अलबत्ता अब वो उतरना शुरू हो चुका है। आइंदा कुछ घंटों में ये कहा जा रहा है कि दोबारा सैलाब बढ़ने का ख़तरा है, तो शायद ये जगहें दोबारा ज़ेर-ए-आब आ जाएँ। अभी यहाँ से पानी उतरना शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ से कई लोग अभी माइग्रेशन करके रिलीफ कैंप्स की तरफ जा चुके हैं क्योंकि अभी पानी सिर्फ उतरना शुरू हुआ है। कुछ लोगों के घर अभी तक ज़ेर-ए-आब हैं और बड़ी बड़ी बस्तियां पूरी की पूरी ज़ेर-ए-आब हैं। मरतबा शदीद बारिशों से जो इंडिया में भी हुई हैं और पाकिस्तान में भी हुई हैं और उनकी वजह से जो दरियाई सैलाब आया है इंडिया के पानी छोड़ने के बाद, उसमें पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है अगर अराज़ी की बात की जाए और स्केल की बात की जाए। वैसे तो मौसमियाती आफात में खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने काफ़ी जानी नुकसान और लोगों की माइग्रेशंस भी देखी। अभी तक कोई हतमी आदाद शुमार सामने नहीं आ सके, वो तो ज़ाहिर है कुछ अरसे बाद जब इनकी कैलकुलेशन की जाएगी बाकायदा तौर पर तभी सामने आ सकेंगे, लेकिन लगभग अंदाजे के मुताबिक 2 मिलियन अफराद के करीब माइग्रेट कर चुके हैं, अपना घर बाहर छोड़ चुके हैं। ठीक है हुनैन अमीन हमारे साथ मौजूद थे और उनके बैकग्राउंड में जो सिचुएशन थी वो हमें बता रही थी कि पानी ने किस तरह से कहाँ तबाही मचाई है और सिर्फ लोगों के घरों को तबाह नहीं किया, उनकी ज़िंदगियों को हम कह सकते हैं कि एक तरह से ऐसा नुकसान पहुँचाया कि उनको सब कुछ दोबारा से फ्रॉम द स्क्रैच उनको अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। हम उम्मीद ये करेंगे, दुआ ये करेंगे कि वो अकेले ज़िंदगी को शुरू ना करें दोबारा से, उनको वो तमाम रिलीफ और मदद जो है वो मैसर हो जिसकी उनको ज़रूरत है। और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए मज़ीद आसानियाँ करे और उनके जो घर बार माल मवेशी जो बह गए और जो उनका नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जा सके। हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ दीगर सेगमेंट्स पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद सैलाब के हवाले से तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन दीगर अहम मामलात भी हैं जिन पर बात करनी ज़रूरी है। चीन के शहर तियाजिन में शंघाई ताउन तंजीम के 25वें सरबराही इजलास में पाकिस्तान को काफ़ी इंपॉर्टेंस वहाँ पर मिली है और इसका इजहार इजलास के मुश्तरका एलामिये में भी किया गया है। एलामिये में जाफर एक्सप्रेस और खुजदार हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है, जबकि फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी और ईरान पर हमलों की मुखालिफत करते हुए कौमी खुद मुख्तारी के एहतराम पर भी वहाँ पर जोर दिया गया है। डेफिनेटली इसके
साथ साथ 2035 तक की तरक्याती हिकमत अमली भी मंजूर की गई है। इस एलामिये में दुनिया को कसीरुल कुतबी, मुनसिफाना और नुमाइंदा आलमी तंजीम की तरफ बढ़ाने पर जोर दिया गया और ये वाज़ेह किया गया है कि इलाकाई सलामती हो, इंसदाद दहशतगर्दी हो और मुनशियात के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात रुकन ममालिक की अव्वलीन तरजीह है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है समिट क्योंकि जब से इसका इंसेप्शन हुआ है, जब से ये होना शुरू हुई है समिट, तब से लेकर अब तक ये सबसे बड़ी है। हिस्टोरिकली कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा समिट जो है ये हुआ है चाइना के अंदर। ऐसे में अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के लिए ये इजलास किस कदर अहमियत रखता है, पाकिस्तान किस तरह इस फोरम को अपनी मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी तरजीहात के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर इंडिया एट द फॉरेन ऑफिस साबिक सफीर नजम साकिब साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस बारे में बात करते हैं। नजम साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप बहुत अच्छे तरीके से समझते भी हैं फॉरेन पॉलिसी को। हम चाहेंगे कि आप हमें और देखने वालों को भी समझाएं। इस वक्त ये जो समिट हुआ है, ऐसे इजलास हुआ है, इसमें पाकिस्तान ने जिस तरह से शमूलियत किया और इस एलामिये में जिस तरह से जाफर एक्सप्रेस हो या खुजदार हमले हो, उनकी मजम्मत की गई है, पाकिस्तान के लिए इसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है? देखिए, ये तो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अनम और आयशा जो हैं वो बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, शाबाश देनी है आपको। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया नजम साहब। हमने यानी असल में हम लोग खबरें सुनते हैं ना कि SCO की मीटिंग हो रही है, ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, EU के फलाने इजलास में ये हुआ, सार्क नहीं हो रही, तो हमें ज्यादा पता नहीं है कि रीजनलिज्म चीज क्या होती है और ये जो SCO की बात है ये असल में बला क्या है और इसमें क्या हो सकता है और क्या हो ही नहीं सकता, तो उम्मीदें लगाने की तो कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के होते हुए जिसके कोई 193 मेंबर हैं, ये जरूरत क्यों पेश आती है कि SCO बन जाए, EU बन जाए, उधर से आसियान बन जाए, इधर से ब्रिक्स बन जाए और क्वाड बन जाए और उसके बाद ऑकस बन जाए और पता नहीं क्या क्या बन जाए। होता यह है कि जब आप यूनाइटेड नेशंस में मिलते हैं तो वहां पे एज अ ग्रुप मिलते हैं, जिस तरह की कमिटी ऑफ नेशंस होती है कि सारे लोग वहां पे मौजूद हैं और सारे लोगों को जो चीजें मुश्तरक हैं, जो कि कॉमन ऑब्जेक्टिव है, उन पे बात हो रही होती है। अब यह कि हो सकता है कि जिस तरह ये आपके ये SCO है, इसमें चीन है, रूस है, सेंट्रल एशिया के कुछ लोग हैं, उसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बेलारूस है, ईरान है, ये लोग बाद में शामिल हुए हैं। 2017 में पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इसमें शामिल होते हैं। ये लोग हैं, इनके क्या कॉमन ऑब्जेक्टिव है, रीजनल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये जो चार्टर है ना, ये बड़ा जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पढ़ना। पहले तो क्विकली आपके सारे देखने वालों को ये बताना चाहता हूं कि इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं इस SCO जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। सबसे पहले आपका आता है पीस एंड सिक्योरिटी, और पीस एंड सिक्योरिटी सबसे पहले इस खिते में, उसके बाद ये है कि ऑल ओवर द ग्लोब। दूसरा इसका है यानी पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। दूसरा है काउंटर टेररिज्म, कम्बैटिंग टेररिज्म, कि दहशतगर्दी के खिलाफ काम कर रहा है। तीसरा इसमें आता है आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और उसमें ये कि जी ट्रेड रूट्स कौन से होंगे, किस तरह से ट्रेड होगी, फ्री ट्रेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये तो हो गए इसके 3 ब्रॉड जो है ना आपके कॉन्टूर्स इसके इस ऑर्गेनाइजेशन के। 1996 में रूस और चीन ये शुरू करते हैं, उस वक्त इसका नाम था शंघाई 5। ठीक है। उसके बाद 2017 में आते हैं हम, तो पाकिस्तान और इंडिया बीच में शामिल हो जाते हैं। 2023 में जो है वो बेलारूस और ईरान भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है। ये जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये डेक्लेरेशन हमारे सामने आई है क्योंकि इस तरह की कोई भी जब होती है समिट मीटिंग होती है। अच्छा, ये याद रहे कि ये जो SCO का सबसे बड़ा लेवल है ना, एक इसका लेवल है हेड्स ऑफ स्टेट का, जो कि इस वक्त हो रही है। ये सबसे बड़ा और सबसे अहम और सबसे अथॉरिटेटिव इनका फोरम है। इसके नीचे है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का, जो भी पिछले दिनों हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अटेंड किया था। उसके नीचे है मिनिस्टर्स का, उसके नीचे फिर आपके वर्किंग लेवल पे आपके सेक्रेटरी लेवल का होता है। तो ये सबसे अहम है। अब इसमें जो हुआ क्या है, वो ही हुआ है जो कि पिछली दफा हुआ था, सिर्फ ये हुआ है कि उसमें नाम आ गए। मिसाल के तौर पे लेकिन जाफर एक्सप्रेस का नाम आ गया। जी बिल्कुल, आप नहीं समझते पाकिस्तान की जो शमूलियत है इस मर्तबा इस SCO समिट इजलास में शिरकत की,
वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुख्तलिफ है माजी से, और उसका रीज़न ये है कि जो रिसेंटली अभी हम एक विक्टर बनकर उभरे, जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, डेफिनेटली वो भी हमारे रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर ही आता है। तो पाकिस्तान की पोजीशन कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है, और आपको पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जब होती है तो उसके अंदर आपके बड़े बॉडी लैंग्वेजेस को भी देखा जाता है। तो पाकिस्तान बड़ा कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ा है और उसने शमूलियत इख्तियार की है, या जो नैरेटिव अपनाया है। देखिए मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं, तो उस लिहाज से तो बिल्कुल बनता है जी कि पाकिस्तान ने तो कमाल कर दिया। लेकिन ये मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा था कि ये फोरम ऐसा नहीं है कि इसमें ये फैसला हो कि जी जंग जो है वो बुनियादन मरसूस हमने किया, उधर से वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जंग हुई, हमने इतने जहाज गिराए वगैरह। कॉमन क्या क्या चीज है इसमें? जो कॉमन चीज निकली है ना, जिससे मैंने 3 बताया था आपको कि 3 इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें जो कॉम्बैटिंग टेररिज्म है वो नंबर 2 पे है। ठीक है, अगर इन्हीं 3 ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लें जिनका आपने पहले भी जिक्र किया, एक तो टेररिज्म के हवाले से आपने बात की है, अगर हम मौशी कॉन्टेक्स्ट में देखें, मौशी ताउन और सरमायाकारी की तनाजुर में पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म से किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है आने वाले दिनों में? देखिए इंडिविजुअल जो होते हैं ना आपके मेंबर्स, ये सारी तंजीम जो है ये चाइना सेंट्रिक है। इसमें जितनी भी बातें हुई हैं कि विजन 2020 यानी विजन 2030, विजन 2035, फिर आपकी कॉरिडोर्स की बात हुई है, सीपैक की बात हुई है, एनर्जी कॉरिडोर्स की बात हुई है, इकोनॉमिक जो हिसाब किताब है चल रहे हैं, ट्रेड रूट्स की बात हो रही है, मुख्तलिफ जगहों पे जो मसाइल पेश आ रहे हैं इस खित्ते के ममालिक को, इसमें डॉलर के नेमुल बदल की मुतबादिल की बात हुई है, इसमें बैंकों की बात हुई है कि क्यों ये वर्ल्ड बैंक है, हम क्यों नहीं अपना बना सकते, हम जो है, और ये बुनियादी तौर पे कोशिश है ब्रिक्स और SCO की एक कोशिश है कि बताया जाए कि हम ग्लोबल साउथ हैं और आप ग्लोबल नॉर्थ हैं, आपके पास वर्ल्ड बैंक है, IMF है, हत्ता कि यूनाइटेड नेशंस भी आपके इशारों पे चलती है, हम अपना बंदोबस्त कर रहे हैं। ये यूं समझिए कि नेसेंट स्टेज है, ये चल रहा है लेकिन अच्छा है। अब उसमें पाकिस्तान का जो यानी बाकायदा एंगल है ना, उसमें तो सिर्फ यही है कि जिस तरह पहलगाम का जिक्र उन्होंने करवा दिया इंडिया ने कि जी पहलगाम, ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने किया है फलाना, पहलगाम का नाम आया है, लेकिन साथ में जाफर एक्सप्रेस का भी नाम आ गया है उसमें, यानी 1-2 चीजें और भी आ गई। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी डेलीगेशन ने अपना काम ठीक किया है कि जब वर्ल्ड फोरम पे ये डिक्लेरेशन जो अनाउंस हुई है उसमें एक बैलेंस आपको नजर आ रहा है। अब चाइना को अगर ये देखा जाए या रूस को ये देखा जाए, उनके मसले मसाइल दूसरे हैं। दूसरी तरफ देखिए, ये पॉइंट भी बड़ा अहम है ना, ये पॉइंट भी बड़ा अहम है क्योंकि पाकिस्तान के राइट नाउ अगर हम बात करें तो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, एंड देन जो एक राइवलरी हमें नजर आती है चाइना और अमेरिका की, यहाँ पर भी ताल्लुकात को ठीक रखना, अमेरिका के साथ ताल्लुकात को भी ठीक रखना, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ टाइट रोप फॉर पाकिस्तान। लेकिन अपेरेंटली पाकिस्तान जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड यू आर स्माइलिंग। मैं चाहूँगी कि आप लास्ट कॉमेंट कर दें इसके ऊपर भी। जी, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस इंटरनेशनली है ना, और खास तौर पे ये जो आपने कहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात, देखिए पाकिस्तान ने पिछले अगर 6 महीनों की आप बात करें ना, तो वो कुछ अचीव कर लिया है। आप इमेजिन तो कीजिए कि हम कश्मीर पे बात करते हैं, सुनता कोई नहीं है। अब आलम ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को कम से कम 10 मरतबा ये कह चुके हैं कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। हम यानी हिंदुस्तान के ये सिंध तास मुआहदा हो जाए या कोई भी पानी के मसाइल हो, कश्मीर का मसला हो, दुनिया का जो फोकस है वो पाकिस्तान पे हुआ है। उसमें हमारी स्ट्रेटेजिक जो वैल्यू है ना, जो तस्वीराती आपके इस इलाके में आपकी अहमियत है, उसने काम किया। लेकिन साथ साथ आपकी अस्करी और आपकी जो सिविल डिप्लोमेसी है उसने काम किया है। Exactly. और इस वजह से मैं हमेशा ये कह रही हूँ कि ये मौका जो है ना, ये मौका भी हमें इंडिया ने ही दिया था कि हम शोकेस करवा सकें कि हम कितना ज्यादा अपना डिफेंस कर सकते हैं और डिप्लोमेटिकली हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत डिस्कशन कर रहे थे और बड़ी अच्छी बातें उन्होंने सारी सूरत हाल पर की है कि पाकिस्तान की पोजीशन राइट नाउ, जो कि हम सब भी जानते हैं, बहुत बेहतर है। लेट्स सी कि आगे जाकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर या डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान मजीद बेहतर परफॉर्म करे जो पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसके ऊपर हम अक्सर बात करते हैं। आज एक मरतबा फिर से बात करनी है, लेकिन एक नए एंगल के साथ उस पर बात करेंगे। मैं बात कर रही हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो अब हर किसी के हम कह सकते हैं एक्सेस में पहुँच चुका है। आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं, दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है ना इसको इनोवेशंस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, चीज़ें बेहतर करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे मोस्टली जो मैंने देखा है ना, ईमेल लिखवा ली या फिर ना इंस्टाग्राम के कैप्शंस लिखवा लिए, गपशप के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई बात जहन में आ रही है तो आप चैट जीपीटी से गपशप शुरू कर दें। अब ये जो टूल्स हैं ना, जैसे कि चैट जीपीटी, इसका इस्तेमाल अब बढ़ता जा रहा है। इब्तिदा में इसे महज एक मालूमाती, जिस तरह आयशा ने बात की है, एक इन्फॉर्मेटिव और तहकीकी सवालात और उसके जवाब लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर अब एक नया रुझान जो है वो सामने आ रहा है। लोग इसे अपनी ज़िंदगी के मसाइल, फैसलों और यहाँ तक के जज्बाती रहनुमाई के लिए लाइफ कोच के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कोई मसला है तो आप चैट जीपीटी से अपना मसला पूछने लग जाएं, भाई मैं इस मसले में फंस गया हूँ, आप इसका मुझे हल बताएं। तो ये तो बहुत बड़ा मसला है, डेंजरस है, ये बहुत डेंजरस हो चुके हैं। और कुछ ऐसी भी अभी तक स्टोरी सामने आई जिसमें ये पता चला है कि लोगों ने एआई की कंपनीज जो हैं, लाइक आई रिमेंबर ओपन एआई जो है, उसको भी सू किया था। क्यों? क्योंकि उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली थी एआई के कहने के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों को कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है या फिर इसका बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कमल चीमा साहिबा मौजूद हैं, जो कि आर्टिफिशियल एंड डिजिटल एक्सपर्ट हैं। उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। कमल, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगी। ये जो हम इस्तेमाल देख रहे हैं एआई का, जो कि ख़तरनाक तरीन इस्तेमाल होता जा रहा है, कि बतौर कोच जो है ना, आप लाइफ कोच एआई को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसानों के बारे में ये बता रहा है कि हम वैसे तो पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं अपने मोबाइल के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, लेकिन हम कितने अकेले हैं कि हमें चैट जीपीटी या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है अपनी लोनलीनेस को दूर करने के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। और चैट जीपीटी एक देखिए, पहले लोग जब डिप्रेस होते थे या कुछ, तो कोई ना कोई आर्टिकल को गूगल कर लेते थे, ठीक है, और कोई ना कोई डिप्रेशन के बारे में या किसी लाइक हाउ टू डील विद लेट्स से द लॉस ऑफ अ लव्ड वन और डिवोर्स और अदर थिंग्स, लॉस ऑफ अ जॉब, कोई ना कोई आर्टिकल आता था, उसको आप पढ़ते थे या कोई यूट्यूब वीडियो देख लेते थे। चैट जीपीटी ने क्या किया कि वो चीज आपके लिए पर्सनलाइज कर, अब वो कहता है डियर सो एंड सो, ठीक है, और वो आपके मुताबिक, आपके टोन पे आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं, अपना प्रॉब्लम बताते हैं, और वो स्पेसिफिकली जितनी भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है उसको सिंथेसाइज करता है आपके लिए स्पेसिफिकली, और फिर वो आपसे बात करता है। तो इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल। और ये जो लोनलीनेस का एपिडेमिक है, उसको एड्रेस बहुत ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोग ग्रेविटेट होते हैं इसके तरफ, क्योंकि वो आपको इतनी अच्छी आपके मुताबिक इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। अब वो अच्छी है या नहीं है, या वो, अब देखिए ये जो आप अभी स्टोरी बता रही थी जिसमें इस 16 साल के बच्चे ने खुदकुशी कर ली और उसके माँ बाप ने जो है वो ओपन एआई को सू कर दिया, उसमें एक बड़ी वजह यह है कि ओपन एआई, चैट जीपीटी, जितने भी ये चैट बॉट्स हैं, ये कोशिश करते हैं कि आप के साथ अग्रीएबल हो जो आप बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी मुझे प्लांट्स जो है वो बहुत पसंद है, लेट्स से कि मुझे फॉरेस्ट बहुत पसंद है और मुझे फॉरेस्ट में जाना बड़ा अच्छा लगता है, तो वो आपको फॉरेस्ट के सारे फायदे बताना शुरू कर देगा और फॉरेस्ट में क्या क्या अच्छी चीजें हैं और मिलाना शुरू कर देगा। ये तो हमारे रिश्तों के लिए भी फेटल बन चुकी है ना टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर आप इसको बताओ लाइफ कोच इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खुदा न खास्ता आप चीट कर लिया आपने अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर और आप जाकर चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसने आपको वो जवाब बनाकर देने हैं कि आप क्योंकि अकेला महसूस कर रहे थे, इसलिए आपको जस्टिफाई करना है। एग्जैक्टली वही जो मैं फॉरेस्ट की बात कर रही थी, अगर आप उसको सेम टूल को, अगर आप ये कि मुझे फॉरेस्ट से डर लगता है और फॉरेस्ट में जो है वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और मुझे खाना जाए, मुझे फॉरेस्ट जाना चाहिए, तो वो आपको कहेगा कि ना जाओ, फॉरेस्ट में बहुत जो है वो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, कोई सांप हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, तुम्हें खा सकता। सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो these tools they form a narrative based on what you want to hear, बेस्ड ऑन कि आपका, अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया में भी ये होता था कि अगर आप कोई एक तरह की वीडियोस को क्लिक करते हैं यूट्यूब में या फेसबुक में, एक तरह का कंटेंट देखते हैं, तो आपको वही कंटेंट आता जाता है,
लेट्स से आप कोई कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट है और आप कहते हैं कि जी हर चीज के अगर हम देखें तो हर चीज को अंडरस्टैंड करने के एक से ज्यादा एंगल भी हो सकते हैं। जैसे आपने जंगल वाली मिसाल दी कि वो आपको डराना शुरू कर देगा कि आप नहीं, वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है। हमें ये किसी ना किसी तौर पर ये चीज़ फ़ायदा भी दे रही है चैट बोट अपनी चीज़ें सर्च करने में, या आपको लग रहा है कि ये सिर्फ नुकसानदेह है इंसानी जो जहनी सेहत है उसके लिए? देखिए, फायदा तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब अगर आप, ये कहा जाता है कि जो लोग एआई को अपने प्रोफेशनल लाइव्स में लेवरेज करना सीख लेते हैं वो उन लोगों की जॉब्स ले लेंगे जो कि नहीं सीख सकते, ठीक है, जो कि नहीं सीखते, जो कि नहीं लेवरेज करते एआई को। अगर आप कंटेंट राइटिंग है, आप जर्नलिस्ट है, आपने कोई कैंपेन बनानी है, कोई मार्केटिंग कैंपेन बनानी है, जो दूसरा बंदा जो एआई को नहीं इस्तेमाल करता, अगर उसको 10 दिन लगेंगे तो आपको 1 घंटा लगेगा अगर आप एआई को इस्तेमाल करते हैं, और आपकी क्वालिटी भी बेहतर हो शायद। तो इस वजह से एआई कहा तो इंटेलिजेंस को कमोडिटाइज कर रहा है, ठीक है। तो उस तरह से तो बहुत अच्छी चीज है, आपको प्रोफेशनली बहुत बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव कर सकता है एआई, ठीक है। मगर अगर देखा जाए कि अगर आप उसको अपना लाइफ कोच के तौर पे यूज करना शुरू कर दें तो वो आपको अपोजिंग ओपिनियन कम देता है, ठीक है। वो आपके आप ही के फ्रेमवर्क पे जो आप सुनना चाहते हैं आपको वही सुनाता है, एग्रीएबलनेस होती है उसके अंदर। और कवल की एग्रीएबिलिटी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, चैट जीपीटी की, जो भी एआई है, उसकी एग्रीएबिलिटी जो है ये कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है इंसान के लिए, इंसानी जहन के लिए। एंड इफ वी कंपेयर इट विद द रियल लाइफ साइकोलॉजिस्ट, तो उसके ज़रा मुझे बताएंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं कि अब आप एआई टेक्नोलॉजी वाले जो है ना उसकी तरफ जा रहे हैं अपने नफ्सियाती मसाइल के हल के लिए? देखिए, इसकी जाहिर है कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं क्योंकि आपको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दिखा नहीं रहा, ठीक है। आपको आप ही के पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ज्यादा आपको उसी के जस्टिफिकेशन देता जा रहा है अनलेस आप इस तरह का प्रॉम्प्ट करें, या तो फिर आप बहुत, देखिए एआई से आप उस तरह की भी चीज निकाल, आप उसे कह सकते हैं शो मी द अदर साइड ऑफ द कॉइन, शो मी द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, कन्विंस मी अदरवाइज, शो मी बोथ साइड्स, फिर वो आपको दिखा भी देगा। मतलब आपको इट डिपेंड्स ऑन के आप एआई से प्रॉम्प्ट क्या कर रहे हैं और आप एआई से पूछ क्या रहे हैं। तो अगर आप एआई से, अब जैसे अगर वो बच्चे की बात की जाए तो वो एआई से हो सकता है यही पूछता रहे कि आई एम जस्ट सिक एंड टायर्ड ऑफ माय लाइफ एंड गिव मी रीजंस व्हाई आई शुड नॉट लिव, ठीक है। तो फिर एआई उसको रीजंस देना शुरू कर देगा व्हाई। तो फिर अब करना क्या चाहिए? अब ये चीजें तो हमारे सामने हैं, अपने रिश्तों को किस तरह से वापस हमें जोड़ने की जरूरत है कि ये जो गैप क्रिएट हुआ है, जो चैट बोट्स ने ले लिया है, वो गैप हम कवर कर सकें। देखिए, लोनलीनेस एक एपिडेमिक है, बहुत सारे लोग बहुत लोनली हैं, शादीशुदा जोड़े एक दूसरे के साथ रहते हुए लोनली हैं, ठीक है। तो ये तो एक ह्यूमन कनेक्शंस, और वो क्यों लोनली है, हो सकता है कि वो डिजिटल सोशल मीडिया और स्क्रीन्स, और जब से ये सब कुछ आया है हमने अपने लाइफ में बात करने के बजाय प्रेफरेंस दी है अपने डिवाइसेस को। तो हो सकता है कि वो ही उसी डगर में अब एक नई और बहुत पावरफुल चीज आ गई है, जो कि उन जो पहले हम अपने डिवाइसेस को प्रेफरेंस देते थे, सोशल मीडिया को या गूगल सर्चेस और या यूट्यूब वीडियोस, उससे भी एक पावरफुल चीज आ गई है जो आपको 1-on-1 कोचिंग दे रही है। तो ये तो इंसान को अपने अंदर, अपने गरेबान के अंदर खुद झांकना है, और डेफिनेटली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को डिसिप्लिन करना तो जरूरी है, लेकिन कवल हमें याद है जब इंटरनेट आया था या सोशल मीडिया आया था, इट वाज ओपन टू ऑल, एंड देन जब उसके कॉन्सिक्वेंसेज और उसके खतरात हमें नजर आना शुरू हुए तो फिर गवर्नमेंट्स ने उसके ऊपर लेजिस्लेशन शुरू की। यू थिंक कि ये जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, इट इज ओपन टू ऑल राइट नाउ, सबकी एक्सेस के अंदर है, इसके ऊपर भी लेजिस्लेशन करने की जरूरत होगी? डेफिनेटली सेल्फ डिसिप्लिन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है इस वक्त। यूएस में एक करारदाद कह लें पास हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एआई की सब डेवलपमेंट को रोक दिया जाए जब तक कि ये नहीं फिगर आउट कर लेते कि एआई ह्यूमैनिटी के लिए क्या है, क्या वो मौसर है, या वो क्या पता कल को सुपर इंटेलिजेंस बन जाए और वो ह्यूमैनिटी को टेक ओवर कर ले, या इस तरह की वो बात हुई थी। तो फिर बहुत सारी कंपनीज के सीईओज ने कहा था कि अगर हम रोक भी देंगे एआई की डेवलपमेंट तो क्या चाइना रोकेगा, क्या और कंपनीज रोकेंगी? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने कहा मैं रोक दूंगा तो क्या बाकी कंपनीज रोकेंगी? तो ये एक रैट रेस बन गया है, ठीक है। और जिसपे जो एआई की डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा, रेगुलेशन इज नॉट कीपिंग अप, लेजिस्लेशन इज नॉट कीपिंग अप विद द डेवलपमेंट कह लें, ठीक है। उसकी डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रही है और समझ ही नहीं आ रही इंसानियत को कि
हम इतनी जल्दी ये चेंज आ रहा है, इतनी जल्दी ये चेंज आ रहा है। कमल ये भी है ना कि जो लेजिस्लेशन करने के लिए बैठे हुए हैं वो खुद भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते नहीं है कि कितनी तेज़ी के साथ एक रेवोल्यूशन हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में आ रहा है, तो उनको कीप अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, कमल चीमा हमारे साथ मौजूद थी और इंपॉर्टेंट टॉपिक को उन्होंने डिस्कस किया और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने हमारे सामने रखे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है दुनिया भर के अंदर, जो जितने भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने फैसले करने हैं उनको आगे बढ़कर इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब हमारे साथ एक निहायत बासलाहियत और कम उम्री में बड़ी कामयाबियां हासिल करने वाली एक नन्ही ज़बरदस्त मेहमान मौजूद है। नन्ही तो नहीं, 18 साल की उम्र है उनकी, लेकिन उन्होंने 18 साल की उम्र में 10 किताबें तहरीर कर ली हैं, जो किसी भी नौजवान के लिए एक काबिल तकलीद कारनामा है। किसी नन्ही मुन्ने का काम नहीं है 10 किताबें 18 साल की उम्र। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ नन्ही मुन्नी, क्योंकि अब देखें ना 18 साल की उम्र में हमारा पढ़ाई की तरफ रुझान भी नहीं हो रहा होता जिसमें वो 10 किताबें लिखती है। आपने अब सब कुछ बता देना है, इतने भी नालायक नहीं थे। खैर जी, हम बात कर रहे हैं कि उन्हें ग्लोबल यूथ अवार्ड 2025 के लिए नामजद किया गया और उनकी किताब है द साइलेंस ऑफ एवरीथिंग। उसने ना सिर्फ क़ारीन के दिल जीते हैं बल्कि ये किताब लेगेसी ऑफ लिटरेचर अवार्ड के लिए मुंतखब भी हुई है और वो ये एजाज़ हासिल भी कर चुकी हैं। तो हमने सोचा कि उनको ग्लोबल रिकग्निशन मिल रही है तो पाकिस्तानियों से भी उनकी मुलाकात करवाते हैं अपने शो के थ्रू। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलाइका नवाज़, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं और उनको मुबारकबाद भी देते हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। आप एक तो आपकी लुक से भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप माशाल्लाह बहुत पढ़ने लिखने वाले बच्चे नहीं होते, पढ़ाकू किस्म की बच्ची हैं, लेकिन इतनी कम उम्री में जब ये भी नहीं पता होता लोगों को कि ज़िंदगी में करना क्या है, आपने 10 किताबें लिख दी हैं। कहाँ से आगाज़ हुआ इसका? थैंक यू सो मच। मैंने लिखना स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज 13 और तब मैं छोटी छोटी डायरियाँ, नोट्स इन सब पर लिखती थी, तो तभी से मुझे शौक था लिखने का और 16 साल की उम्र में मैंने अपनी पहली बुक पब्लिश की। उसके बाद 18 साल की उम्र तक 10 से ज़्यादा किताबें मैंने पब्लिश कर दी अब तक। तो कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा मलाइका, इसका पहली किताब जो आपने लिखी उसका पहले तो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। वो कितना मुश्किल तजुर्बा था या किन चैलेंजेस से आप गुजरी? मुश्किल भी था, लेकिन जब इंटरेस्ट हो तो फिर खुद ही मज़ा आना शुरू हो जाता है। तो मैंने जब लिखना स्टार्ट किया था तो मुझे पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता था कि बुक कहाँ पब्लिश करते हैं, तो वो सारा कुछ खुद ही सीखा। बुक की राइटिंग, बुक की एडिटिंग, बुक की फॉर्मेटिंग, सब कुछ, पब्लिशिंग, प्रमोशन, वो सब कुछ मैंने खुद ही किया। तो फिर खुद ही सीखा और खुद ही जो है वो अल्लाह ने मदद की और फिर मैंने 10 किताबें लिखी। बिल्कुल, अल्लाह ने मदद की और आपने फिर करके भी दिखाया कि वाकई में आपको अगर ये मौका मिला है या ये रियलाइजेशन हुई है तो आप कर सकती हैं। अच्छा, ये जो आपकी किताब है द साइलेंस ऑफ एवरीथिंग, साइलेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स ने लिखा है, बड़े बड़े प्ले राइट्स जो हैं उन्होंने इसके बारे में लिखा है, लेकिन आपका इतनी छोटी उम्र के अंदर साइलेंस के ऊपर पूरी बुक लिख देना, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? मैं ज़्यादातर थिंकिंग एंड लोगों को देखती हूँ, लोगों के अपने इर्द गिर्द लोगों को देखती हूँ, तो मेरा जो है वो इन चीज़ों पर ज़्यादा रुझान है, उन टॉपिक्स पर जो कि काफ़ी कॉमन हो, जैसे साइलेंस, जैसे कि अनस्पोकन इमोशंस, इस तरह के टॉपिक। तो मुझे मेरा इंटरेस्ट है इन टॉपिक की तरफ, तो इसलिए मैंने फिर इसके ऊपर पूरी किताब लिखी जो कि एक पोइट्री बुक है। नहीं, ज़बरदस्त। और आपको इस पर अवार्ड भी मिला है, लेगेसी ऑफ लिटरेचर अवार्ड। वो कैसा लम्हा था जब आपको अवार्ड आप रिसीव करी, अप्रिसिएशन आपको मिल रही है अवार्ड की फॉर्म में? बिल्कुल, बहुत खुशी का लम्हा था। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बुक इस तरह आगे जाएगी कि एक अवार्ड जो है वो जीतेगी, तो मुझे अपनी बहुत खुशी है इस बात में। राइट। अच्छा मलाइका, ये बताइए, जो आपकी बुक है स्पेशली साइलेंस के बारे में जो आपने लिखी है और इसमें सारी पोइट्री है, इसमें आपका मौजू सिर्फ साइलेंस ही है या फिर पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं आपका पूछना चाहूँ वो सिर्फ साइलेंस ही है या कुछ और भी है? साइलेंस भी है, साथ लिरिकल इमोशंस हैं, इसके अंदर नेचर के बारे में भी पोइट्री है, अनस्पोकन इमोशन के बारे में पोइट्री है। पोइट्री डिफरेंट तरह की है, कुछ हाइको है, कुछ डिफरेंट तरह की, एक ही मौजू के ऊपर नहीं है कि अगर लिरिकल है तो सारी पोइट्री लिरिकल, ऐसे नहीं है। कुछ पोइट्री लिरिकल है, कुछ हाइको है, कुछ डिफरेंट तरह की, कुछ नेचर के बारे में, इस तरह कलेक्शन है। लाइफ अफर्मिंग है आपकी पोइट्री, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें जो मुख्तलिफ रॉ इमोशंस होते हैं उनका भी जिक्र किया गया है? रॉ इमोशंस का भी जिक्र किया है बिल्कुल।
रॉ इमोशंस का भी जिक्र किया है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको मलाइका। इन द एंड वो तमाम देखने वाले बच्चे ख़ास तौर पर या बड़े भी जो आपको देख रहे हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहेंगी? मैं उनको ज़रूर बोलूँगी कि जैसे कि हमारे मुल्क में बुक राइटिंग का, बुक रीडिंग का रुझान बहुत कम है, तो बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन वो सिर्फ इस बात को सोच कर के पाकिस्तान में इसका रुझान नहीं है तो वो ना बुक लिखते हैं ना ही बुक पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपको चाहिए कि आप जो है वो बुक रीडिंग करें, इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, और बुक राइटिंग भी करें, इससे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो ज़्यादा होगी। अच्छा मलाइका, इन द एंड आप चूँकि 10 किताबें तो लिख चुकी हैं, आगे आपका गोल क्या है? किसी और किताब पे आप काम करिए? बिल्कुल, मैं अब नया टाइटल जो है वो मेरा बुक मैं लिख रही हूँ सेल्फ हेल्प के ऊपर, और उस बुक में मैं जो है वो इसमें भी इमोशंस होंगे लेकिन डिफरेंट इमोशंस होंगे पोएट्री बुक से। तो फिलहाल तो उसकी आउटलाइनिंग वगैरह हो रही है, तो कुछ देर लगेगी इस बुक को लिखने में। ऑल द वेरी बेस्ट मलाइका, ऑल द वेरी बेस्ट। इंशाल्लाह आप इसी तरह से लिखती रहें और अल्लाह करे ऐसे ही आप पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नाम बनकर आगे भी ज़िंदगी के अंदर उभरे और हमारे इस शो का हिस्सा बनती रहें, पाकिस्तान के रहे। बहुत शुक्रिया। मलाइका नवाज हमारे साथ मौजूद थी। 18 साल की हैं, अभी तक 10 किताबें लिख चुकी हैं, 13 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था। जिसने मोटिवेशन लेनी है ना, वो ऐसे भी मोटिवेशन ले सकता है कि भाई आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई वसाइल की ज़रूरत नहीं होती, घर बैठे हुए भी। आप 18 साल की उम्र में क्या कर रही थी? मैं पढ़ रही थी और अम्मी से डांटे खा रही थी क्योंकि मैं स्कूल या कॉलेज जाने से जो है ना मैं बहुत भागती थी, तो इस वजह से मुझे तो शर्म आती है जब भी इस तरह से मैं बात कर रही होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड वेल, आई थिंक एग्जैक्टली हम इसी मकाम पे पहुंचे हैं, लेकिन उस उम्र में सोचना है ये बड़ा कारनामा है। मलाइका हमारे साथ मौजूद थी, आई होप आपने भी उनका साथ एंजॉय किया होगा। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर सेगमेंट्स पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। This segment is brought to you by Telenor and Allied Bank Limited. ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। सेगमेंट है हमारा मनी मैटर्स, जिसमें एक अहम मौजू हमने डिस्कस करना है। आज भी पाकिस्तान के वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बीजिंग में अहम तरीन दौरे में आला चीनी हुकाम से मुलाकातें की हैं, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर तबादला ख्याल हुआ है। और ये ताल्लुकात कोई नए नहीं हैं। पिछले 20 वर्षों में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआशी ताउन में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। गवादर में गहरे समुंदर की बंदरगाह की तामीर हो या फिर सी पैक के तहत अरबों डॉलर की सरमाया हो, चीन ने हमेशा पाकिस्तान के मुआशी ढांचे को मजबूत करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और सिर्फ यहाँ तक मामला रुकेगा नहीं, बल्कि पैंडा बॉन्ड्स जो हैं उनका भी अब जिक्र हो रहा है और पाकिस्तान की जानिब से फैसला किया गया है कि चाइनीज़ मार्केट के अंदर पैंडा बॉन्ड्स जो है ना उनको लेकर जाएंगे और वो पाकिस्तान की मईशत के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है। इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। ठीक ठाक हैं आप? बस बिल्कुल फर्स्ट पैंडा बॉन्ड हम तैयार हैं चाइनीज़ मार्केट के अंदर डालने के लिए? तैयारी तो है, वज़ीर ख़ज़ाना कितनी दफ़ा जिक्र कर चुके हैं। और ये जो रिलेशनशिप है, ये जो ताल्लुक़ है, 20 साल का तो मईशत का ताल्लुक़ है, लेकिन 60 साल का एतबार का ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से ये 20 साल जो मईशत का ताल्लुक़ है ये बड़ी तेज़ी से आगे जा रहा है। 60 साल पहले चीन ने पहली दफ़ा हमें 2 स्क्वाड्रन जहाज़ों के दिए थे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट 1965 की जंग के बाद। अब ये 20 साल में जब से सदर मुशर्रफ ने ये गवादर पोर्ट का इफ्तिताह किया और वहाँ से ये सिलसिला चला और फिर सी पैक बना, इसमें एक नया और बेहतर दौर आ रहा है। गो कि अभी भी हमारा तिजारती खसारा जो है वो बहुत ज़्यादा चीन के हक़ में है। चीन की एक साल की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा उनका सरप्लस है, ट्रेड सरप्लस, यानी 1000 बिलियन डॉलर से ज़्यादा। तो चीन से हमें सबक भी सीखने की ज़रूरत है। और पिछले साल उनका ट्रेड सरप्लस पाकिस्तान के साथ $16 अरब से ज़्यादा था। अब आप किसी मार्केट में चले जाएं, वहाँ पे मूंगफली की गिरी से लेकर और बड़ी बड़ी चीज़ों तक, और अब तो चीनी गाड़ियाँ जिस तरह 4 व्हील ड्राइव्स पाकिस्तान में आ रही हैं और फिर क्वालिटी भी बेहतर हो रही है। डू वी हैव एनीथिंग, इस ट्रेड जो डेफिसिट है हमारा, इसको कम करने के लिए पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जो चाइना को देना चाहिए जिससे हमारा जो ये ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो? क्योंकि चाइना तो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा होता है, पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर सकता है? उसका हल आपको मिलेगा अगर आप अच्छी तरह से CPEC 2 को चलाएं, जिसकी अब बात हो रही है। ठीक है। और CPEC 2 क्या है? उसका बुनियादी, चूंकि वक्त कम है, बुनियादी उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए और पाकिस्तान की प्रोडक्शन ज़राअत में बिलखुसूस चीन से हम सबक सीखें, उनसे ज़राए लें और फिर उसमें
बढ़े। लेकिन बुखारी साहब, हमें सिक्योरिटी चैलेंजेस भी तो है ना, चीन ने शिकायत भी की है इस बारे में, लेकिन किस तरह से पाकिस्तान ने मेक श्योर करना है कि जो चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स यहाँ पर काम करें उनकी सिक्योरिटी को हम यकीनी बनाएं? वो हमारा एक अंदरूनी मसला है और हमें चूँकि मसाइल बढ़ रहे हैं, इस वक्त सैलाब का मामला है, उससे पहले इंडिया के साथ जो हुई सूरत हाल उसमें भी तो ताक में बैठा होता है, बिल्कुल ताक में बैठा हुआ है और वो हमारी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाएगा। इसलिए अंदरूनी तौर पे हमें अपनी कमज़ोरियों को काबू करना है, जिस तरह भी वो जल्द से जल्द काबू करें। ये दुनिया नहीं देखेगी कि आपकी क्या मुश्किलात हैं, वो ये देखेंगे कि आपके पास हल क्या है और उस हल की तरफ हमें बड़ी तेज़ी से जाना है। और उसके लिए पहला कदम नेशनल यूनिटी, अगर हम वो कर लेते हैं और अपनी अंदरूनी मुश्किलात और जो हमारे मसाइल हैं उन्हें हल कर लेते हैं तो फिर बिस्मिल्लाह आगे बेहतरी। अभी तो एक नेशनल आफत हम कह सकते हैं, उसका सामना करना पड़ रहा है, उसके अंदर यूनिटी आ जाए, अल्लाह करे, इससे बेहतर और क्या होगा। ना सिर्फ ये बल्कि अगले साल एनडीएमए कह रही है कि 22% ज़्यादा बारिश तो तैयारी करें। अभी तो हम ये जो स्पेल्स गुजर रहे हैं ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब अल्लाह खैर करे पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम श्योर देखने वाले जो हैं उन्होंने भी इंजॉय किया होगा हमारे इस सेगमेंट को। वक्त हो चुका है ख़त्म प्रोग्राम का, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।